संविधान की चर्चा में कई बार ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान के ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो दूसरे देशों से लिए गए, और दूसरे देशों से प्रावधान लिए जाने के कारण आलोचना जब भारतीय संविधान की करते हैं तो इसको उद्धार का ठेला भी कहा जाता है। बहुत सारे प्रावधान वो अन्य देशों से लिए गए। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों की। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत यानी उन प्रावधानों की चर्चा करेंगे जो भारत ने दूसरे देशों से ग्रहण किए हैं। दूसरे देशों से ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि उनको जैसे उन देशों के संविधान में थे वैसे के वैसे ले लिए, उनमें परिवर्तन किया, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल उनको समायोजित किया और उसके बाद उनको स्वीकार किया गया है। अगर हम भारतीय संविधान के स्रोतों की बात करें तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे जो बड़ा स्रोत है वो कह सकते हैं अपन भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। जब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, तो उन्होंने जब इस संविधान पर जो खर्च हुआ था उसकी आलोचना करते हुए कहा संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए, और इस खर्च की उन्होंने आलोचना करते हुए यहाँ तक कहा कि भारत की शासन व्यवस्था है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा चलाई जा सकती थी। यानी ये इतना बड़ा प्रावधान था जिसकी शासन व्यवस्था इसके अनुसार चल सकती थी, नया संविधान बनाने की आवश्यकता भी नहीं थी। तो इस कथन से अपन समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रावधान था, और इससे बहुत सारी चीज़ें हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से वो हमारे संविधान के अंदर ली गई है। रॉबर्ट हाईग्रीव ने कहा, रॉबर्ट हाईग्रीव ने कहा कि भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 395 अनुच्छेद है, और इन 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद आंशिक परिवर्तन के साथ, यानी कुछ उनके अंदर परिवर्तन किया गया और वैसे के वैसे स्वीकार किए गए। तो अगर हम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है तो हम कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 जो सबसे बड़ा। जैसे अपन कुछ मामलों की चर्चा कर लेते हैं, हालांकि 1935 के अधिनियम की बहुत सारे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान में आए और जिनकी हम अलग अलग चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पीछे चर्चा हुई 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है, वो शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। जैसे हम संघीय शासन व्यवस्था की बात करें, हालांकि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका से ग्रहण की है, लेकिन ये हमारा जो संघीय ढांचा था ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में था। जैसे हम बात करते हैं लोक सेवा आयोग की, लोक सेवा आयोग का प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। जैसे हम बात करते हैं राज्यों के अंदर अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो जिस प्रकार केंद्र का उन पर अधिकार होता है वो प्रावधान, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। तो हमको याद सिर्फ इतना रखना है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है, भारत शासन अधिनियम 1935 है। रॉबर्ट हाईग्रीव ने कहा कि 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद है वो हमने किससे लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। उसके बाद अगर हम देशों की चर्चा करते हैं तो हम चर्चा कर लेते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन का भारत में लंबे समय तक शासन रहा, और निश्चित तौर से हम मानते हैं कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था ने भारत को प्रभावित किया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। जिसमें ब्रिटेन से ले जाने वाली चीज़ों में सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था,
संसदीय जो शासन व्यवस्था है वो किस देश से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन से ग्रहण की गई। हालांकि पूरे विश्व के अंदर हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो ब्रिटेन से ही गई है, और ब्रिटेन की संसद को विश्व के संसदों की जननी कहा जाता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप जैसा आप भारत में जानते हैं, शासन व्यवस्था के 3 स्वरूप होते हैं, या तो वो होगी संसदात्मक, या वो होगी अध्यक्षात्मक, और या वो होगी अर्ध अध्यक्षात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के प्रमुख 2 व्यक्ति होते हैं, एक प्रधानमंत्री होता है और एक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री होता है वो राजनीतिक प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, और प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक रूप से कार्य करता है। तो हमने संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है वो किस देश से ग्रहण की है? हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। अगर हम दूसरी बात करें, विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून किस प्रकार बनेंगे? विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने किस देश से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। कानून बनाने के लिए एक प्रारूप लाया जाएगा, वो प्रारूप विधेयक के नाम से जाना जाएगा, फिर वो विधेयक किस प्रकार का है, किस सदन में रखा जाएगा, फिर दोनों सदनों से पार होने के बाद वो किसके पास जाएगा। ये कानून बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, वो हमने किस देश से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। तीसरी चीज आप देख लो, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का सिद्धांत है वो भी हमने किससे ग्रहण किया है? हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद हमने एकात्मक शासन व्यवस्था की इस विशेषता एकल नागरिकता को ग्रहण किया। एकल नागरिकता में होता है क्या? केंद्र और राज्य दोनों में से एक की नागरिकता प्राप्त करनी होती है, और ये एकल नागरिकता का सिद्धांत हमने किससे लिया? ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन के अंदर यही है, जिसको राज्य की नागरिकता प्राप्त है वो अपने आप संघ का क्षेत्र माना जाएगा। भारत के अंदर अपन चर्चा कर लेते हैं, अगर वो राजस्थान का निवासी है तो सीधी सी बात वो भारत का निवासी होगा। कारण ये है 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा ये कहा गया कि किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, यानी कोई राज्य वो भारतीय संघ से पृथक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा कि वो राज्य का सदस्य है तो संघ का सदस्य माना जाएगा। एकल नागरिकता की व्यवस्था है वो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। इसके बाद साथ हम चर्चा करते हैं एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब ये होगा कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होगा और बाकी वाले न्यायालय होंगे वो उसके अधीनस्थ होंगे। सर्वोच्च न्यायालय है उसके अधीनस्थ उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कौन से? जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय के अधीन कौन से? अधीनस्थ न्यायालय। तो इस प्रकार ये न्यायपालिका एकीकृत रूप में कार्य करती है। एकीकृत न्यायपालिका के सिद्धांत है वो भी हमने किससे लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसके सिवाय हम चर्चा करते हैं नौकरशाही। नौकरशाही, नौकरशाही का ढांचा है वो भी भारत ने किस देश से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। यानी सरकार अपनी शासन व्यवस्था का जो संचालन है वो किसके माध्यम से करती है? किसके माध्यम से करती है? नौकरों के माध्यम से करती है, नौकरशाही के माध्यम से करती है। तो नौकरशाही की व्यवस्था है वो भी भारत ने किस देश से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। इसके सिवाय अपन बात करते हैं ब्रिटेन से जो लिया है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्री परिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो भी हमने किस देश से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से ग्रहण किया है। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है अगर किसी भी एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो अगर वो पास हो जाता है तो एक मंत्री को नहीं संपूर्ण मंत्री परिषद को एक ही साथ त्याग पत्र देना पड़ेगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व की जो स्थिति है वो भी हमने किस देश से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिवाय हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति।
संवैधानिक प्रमुख की कह दो बोले, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति। जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो औपचारिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। और संविधान सारी शक्तियां राष्ट्रपति को देता है, ये संसदात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान है। लेकिन उन सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? उन सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई। तो भारत में जो राष्ट्रपति है उसकी स्थिति किसके समान है? भारत में राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो ब्रिटेन में सम्राट के समान है। यानी संसदात्मक शासन में संवैधानिक प्रमुख होता है वो औपचारिक होता है, और ये औपचारिक स्थिति किस देश से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। इसके सिवाय अपन देख लेते हैं महान्यायवादी का पद। महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से लिया गया है। महान्यायवादी के साथ अपन चर्चा कर लेते हैं CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको अपन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG कहते हैं। ये CAG का पद है वो भी भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से ग्रहण किया। और इसके साथ अपन चर्चा कर लेते हैं FPPS, निर्वाचन प्रणाली। FPPS निर्वाचन प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी चुनाव में भारत के दो तरीके अपनाए गए, एक अप्रत्यक्ष चुनावों में और एक प्रत्यक्ष चुनावों में। अप्रत्यक्ष चुनावों के अंदर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है, और प्रत्येक चुनाव के अंदर जो सबसे आगे वही जीते, उसी को FPPS कहा जाता है। यानी बहुत चुनाव के अंदर बहुत सारे प्रतिनिधि खड़े होंगे और उम्मीदवार खड़े होंगे, और उसमें से जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिल जाएगा वो विजय घोषित कर दिया जाएगा। इसमें न्यूनतम कोटा प्राप्त करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो FPPS की जो चुनाव प्रणाली ये भी किस देश से भारत ने ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण किए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो भारत ने किस देश से ली है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से बहुत सारे प्रावधान लिए गए। ब्रिटेन के साथ अपन चर्चा करते हैं अमेरिका से। भारत ने अमेरिका से किन किन चीज़ों को ग्रहण किया है? अमेरिका के संविधान से अपन बात कर लेते हैं। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, जिसको अपन ने किस नाम से जाना था? प्रस्तावना के नाम से, या इसको हम उद्देशिका भी कह सकते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका को किस देश से ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है। इसके साथ बात करते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बोल तो मौलिक अधिकार। इनको आप बोले मौलिक अधिकार को या मूल अधिकार कह दो। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य इनका उल्लेख है, और भाग 3 भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार का प्रावधान वो भारत ने किस देश से लिया है? अमेरिका से लिया है। इसके साथ शक्तियों का विभाजन, जिसको संघात्मक शासन व्यवस्था कह दो, क्योंकि शक्तियों का विभाजन किसकी विशेषता है? संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। केंद्र और राज्यों के मध्य जिस प्रकार से शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन बोल दो, शक्तियों का विभाजन, या आप इसको कह सकते हो संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था। यहाँ दो तीन बातें कई बार कंफ्यूज किया है। संघात्मक शासन व्यवस्था मूलतः तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम ऑप्शन में नहीं है, तो हमको क्या करना होगा? अमेरिका करना होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल और कई बार कंफ्यूजन पूछा कि भारतीय संघात्मक शुद्ध संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, और इसका कारण ये है कि इसके अंदर जो शक्तियों का विभाजन है उसमें केंद्र की ओर झुकाव ज़्यादा है और राज्यों को शक्तियाँ कम दी गई। तो मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करेंगे ना, तो ये विशेषता किस देश से हो जाएगी? कनाडा से हो जाएगी। अगर सीधा संघात्मक पूछे तो 1935, अमेरिका ऑप्शन में है, 35 नहीं है तो अमेरिका, और मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक पूछे तो किस देश से हो जाएगी? कनाडा से हो जाएगी। इसके साथ भारत ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद,
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अमेरिका के अंदर उपराष्ट्रपति है वो सीनेट का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति का पद है वो भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है। उपराष्ट्रपति के पद के साथ अपन देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, जस्टिस रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन है वो भी भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब दो प्रकार का होता है। एक, संसद ने कानून बनाया यानी व्यवस्थापिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने लागू किया और न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है। दूसरी, न्यायपालिका ने अगर पहले कोई निर्णय दिया है तो उस निर्णयों की पुनः दोबारा जांच कर सकती है, जो न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आता है। न्यायिक पुनरावलोकन के दो अनुच्छेद आधार माने जाते हैं। एक तो अनुच्छेद 13 जिसके अंदर विधि शासन को परिभाषित किया गया है, और इसके सिवाय अनुच्छेद 32 माना जाता है। 13 और 32 न्यायिक पुनरावलोकन के आधार माने जाते हैं। हालांकि भारतीय संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। इसके साथ अमेरिका से लिया है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है वो भारत ने किस देश से ग्रहण किया? अमेरिका से ग्रहण किया है। और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है वो न्यायपालिका के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न्यायपालिका है वो संविधान के अनुरूप कार्य करेगी। स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो भारत ने किस देश से लिया है? अमेरिका से लिया है। एक इसके सिवाय भारत ने अमेरिका से लिया है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण का प्रावधान है वो भारत ने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। यानी अगर कानून किसी की सुरक्षा करता है, कानून किसी को संरक्षण प्रदान करता है, तो वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। तो ये कुछ प्रावधान है वो भारत ने किस देश से ग्रहण किए हैं? अमेरिका से ग्रहण किए है। अमेरिका के साथ अपन आगे बढ़ लेते हैं। आयरलैंड से भारत ने क्या क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से भारत ने कौन कौन सी चीजें हैं वो ग्रहण की है? आयरलैंड के संविधान से भारत ने सबसे इंपॉर्टेंट लिए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का भाग कौन सा? भाग 4। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से लगा करके अनुच्छेद 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो भारत ने किस देश से ग्रहण किए हैं? आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। इसके सिवाय भारत ने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और उन 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। और इन 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में उल्लेखित है। निर्वाचक मंडल, यह राष्ट्रपति का एक निर्वाचक होगा और वो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। यह राष्ट्रपति के निर्वाचक के मंडल का जो प्रावधान है वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। और इसके साथ प्रस्तावना में उल्लिखित कुछ शब्द जिनकी हमने पहले चर्चा कर ली थी, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित, ये तीनों शब्द है वो भी किस देश से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। अब आयरलैंड के बाद अपन आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कनाडा से। कनाडा के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई है? कनाडा के संविधान से पहले जो चीज ली गई मैंने बता दिया। अगर सीधे संज्ञात्मक पूछे तो भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन में नहीं है तो
अमेरिका। और मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन पूछे तो कौन सा देश हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। तो मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन व्यवस्था, मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन व्यवस्था है वो किस देश से ग्रहण की गई है? कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। इसके साथ अपन चर्चा करते हैं, कनाडा के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची, सॉरी अवशिष्ट शक्तियां। कनाडा से क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियां है, अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किस देश से ली गई है? कनाडा से ली गई है। जो शक्तियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है वो शक्तियां किस में आती है? अवशिष्ट शक्तियां में आती है। और ये अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किस देश से ली गई है? अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कनाडा से ली गई है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है यह भी भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? कनाडा से ग्रहण किया है। इसके साथ अपन चर्चा कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार है वो भी भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में है। किसी राष्ट्रीय महत्व के या प्रशासन से संबंधित विषय पर राष्ट्रपति है वो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। और ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का जो अधिकार प्रावधान है वो भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की चर्चा कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने क्या क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची भारत ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। समवर्ती सूची है वो भारत ने किस देश से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। समवर्ती सूची है वो भारत ने किस देश से ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया से। अब अवशिष्ट शक्तियां समझ में आ गई। अनुच्छेद 248 में थी अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 248 में। अवशिष्ट शक्तियां भारत ने कहां से ली है? कनाडा से। लेकिन समवर्ती सूची है वो भारत ने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके सिवाय भारत ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा है वो भारत ने किस देश से ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। प्रस्तावना किससे ग्रहण की है? अमेरिका से। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो किससे ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया से भारत ने लिया है साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन। साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन। देखो संविधान संशोधन में और बाकी वाले विधेयकों में संयुक्त अधिवेशन होता ही नहीं वैसे भी, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन की क्षमता जो है, अधिकार है वो है ही नहीं। तो साधारण विधेयक के संबंध में होगा। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। इसके सिवाय अपन चर्चा कर लेते हैं जर्मनी। जर्मनी से भारत ने क्या ग्रहण किया है? भारत ने जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध है
वो भारत ने जर्मनी के वाइमर संविधान 1933 से ग्रहण किए। आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद 352, 56 और 60, ये जो आपातकालीन प्रावधान है वो भारत ने किस देश से ग्रहण किए? जर्मनी से ग्रहण किए। और जर्मनी के कौन से संविधान से? जर्मनी के वाइमर संविधान 1933 से ये चीज है वो भारत ने ग्रहण की है। इसके सिवाय अपन लिखते हैं दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से भारत ने क्या ग्रहण किया है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भारत ने किस देश से ग्रहण की है? दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो भारत ने किस देश से ग्रहण की है? दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की है। और संविधान में संशोधन से संबंधित सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद कौन सा है? 368। अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में 2 प्रकार से संशोधन और सामान्यतः 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। इसकी चर्चा हमारी पहले क्लास के अंदर हुई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो भारत ने किस देश से ग्रहण की है? दक्षिणी अफ्रीका से ग्रहण की है। इसके साथ अपन चर्चा कर लेते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ जिसको आप यूएसएसआर या वर्तमान में 1991 के बाद 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का विघटन हो गया और उसका स्थान है वो उत्तराधिकारी वो रूस बन गया, जिसको वर्तमान में रूस के नाम से भी जाना जाता है। तो रूस के संविधान से अपन ने क्या क्या ग्रहण किया है? मौलिक कर्तव्य है वो हमने किस देश से ग्रहण किए हैं? रूस के संविधान से ग्रहण किए हैं। कहाँ पर ये लिखे हुए हैं? भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद, ये कई बार पूछा गया, अनुच्छेद 51 के में उल्लेखित है। तो ये मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिए गए हैं? सोवियत संघ से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों के साथ पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रारूप है, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 वर्ष के बाद एक योजनाएं बनेगी प्रति वर्ष, जिसकी समीक्षा की जाएगी। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी, 12 पंचवर्षीय योजना बन गई थी और 13वीं पंचवर्षीय योजना बनी नहीं। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रारूप है वो भारत ने किस देश से लिया है? भारत ने सोवियत संघ से लिया है। इसके साथ एक आधे देश की और चर्चा कर लेते हैं, 10 पूरे कर लेते हैं। फ्रांस। फ्रांस के संविधान से भारत ने एक शब्द लिया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो भारत ने किस देश से ग्रहण की है? फ्रांस के संविधान से ग्रहण की है। फ्रांस की 1789 की क्रांति से भी भारत ने कुछ शब्द लिए थे जो भारतीय संविधान में उल्लिखित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये शब्द है जो कहाँ से लिए गए थे? ये 1789 की फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। 1789 की फ्रांस की क्रांति है उससे ये शब्द लिए गए थे। तो ये बड़े बड़े भारतीय संविधान के स्रोत हो गए। हालांकि संविधान में विस्तृत चर्चा चलेगी, उस समय अपनी इनकी अलग से व्याख्या होती रहेगी।